जी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एचआरएम के, वो देखने हैं टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। तो जो भी स्टिपुलेटेड या सेट गोल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अचीव करना, इसको अचीव करने में हेल्प आउट किसने करना? एचआरएम। टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली। एफिशिएंटली जो है वर्कफोर्स की एबिलिटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनको एम्प्लॉय करना है या डिप्लॉय करना है कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। तो ये जो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन वाला प्रोसीजर होता है, ये भी एचआरएम ने कंडक्ट करना होता है। तो बेस्ट रिसोर्सेज जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको ही इन्होंने एंगेज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है फॉर working in the organization to increase employees job satisfaction and self actualization, stimulate employees to realize their potential। तो उनकी हिम्मत बनानी है, ठीक है, और उनको जो है मोटिवेट करके रखना है, ठीक है, ताकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहें। टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो ये नहीं है काम 9 से 5 वाली जॉब जो है आप एम्प्लॉयज़ को 9 to 9 ही इंगेज करके रखें, ठीक है। तो उनकी जो है वर्क लाइफ और वर्क और सोशल लाइफ को आपने बैलेंस करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज़। तो एचआर की जो भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके या जिनको अडॉप्ट करते हुए एचआर ने अपने सारे काम करने हैं, ये एम्प्लॉयज़ के नोटिस में भी होनी चाहिए। टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव to the needs of the society, ensuring compliance with legal and ethical standards। तो जो ethical and social है ना आपके, जिसको बोलते हैं एसओपीज, उनको फॉलो करते हुए जो उनको फॉलो करते हुए जो एचआर ने काम करना होता है टू डेवलप एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन एंड वॉइस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर कोई चेंजेस जो हैं आप एम्प्लॉयज़ की तरफ से सजेशन चाहते हैं, तो उनको भी सामने रखते हुए आपने एम्प्लॉयज़ को वॉइस रेज करने का करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा बच्चों जो है टू प्रोवाइड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप। ठीक है, आपने लीडर ऐसा लेके आना है, या आपने एचआर का हेड जो है या दूसरा क्या लें जिसने लीड करना है, ठीक है, तो वो भी जो है फेयर और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके अलावा जो अगली चीज़ जो देखनी होती है, टू इस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की, एचआरएम की इम्पोर्टेंस क्या है? गुड एचआर प्रैक्टिसेस हेल्प। तो अगर एक अच्छी एचआरएम या एक जो टिपिकल होती है गुड एचआर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके ये प्रैक्टिसेस ये हेल्प आउट करती है ये 10 चीज़ों को। अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये नहीं है कि 1 महीना काम करो और बाद में कहे कि भाई बस, ठीक है। तो ये क्या है, पहली चीज़ जो है अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और उनको रिटेन करके रखेगी इन द लॉन्ग टर्म। ट्रेन पीपल्स फॉर चैलेंजिंग रोल्स। तो चैलेंजिंग सिचुएशंस को टैकल अप करने के लिए लोगों को ट्रेन करेगी। डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो इसने डेवलप करने हैं स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज अपने वर्कर्स के अंदर। प्रमोट टीम स्पिरिट। टीम वर्क को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, एक बंदे के कह लें कि एक बंदे की वर्किंग नहीं होती है, ये टीम वर्क होता है। तो अगर टीम वर्क के अंदर जो नॉर्म्स वो बेसिकली होते हैं कि आपने इकट्ठे होकर काम करना, अगर ये स्पिरिट नहीं होगा ना, तो कभी भी जो स्टिपुलेटेड या सेट गोल्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। डेवलप लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। तो लोगों के अंदर जो है आपने वफादारी और कमिटमेंट का जो अंसर होता है उसको डेवलप करने की कोशिश करनी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। तो आपने प्रोडक्टिविटी और जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ एचआरएम। improve job satisfaction, enhance standards of living, generate employee opportunity and greater and respect।
क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक अच्छे एचआर मैनेजर की, ठीक है। तो हेनरी फॉयल जो है कैटेगराइज किया है इसने इन चीज़ों को कि फिजिकल हेल्थ, विगोर, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड एड्रेस। पहली फिजिकली जो है एक अच्छा साउंड बॉडी रखने वाला एक होना चाहिए बंदा जो इसको एचआर को हेड करे या एचआर को मैनेज करे, ह्यूमन रिसोर्स वाला जो एस्पेक्ट है उसको मैनेज करे। उसके बाद मेंटली एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न, जज एंड एडेप्टेबल। तो मेंटली भी है वो जो स्ट्रांग होना चाहिए बंदा, ठीक है, सिचुएशंस को टैकल करना उसको आना चाहिए। मोरल, फर्मनेस, रिस्पॉन्सिबल, इनिशिएटिव, लॉयल एंड डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो लोगों के जो मोरल्स हैं उसको भी इसको जज करने की पावर होनी चाहिए इसके अंदर। एजुकेशनल, सब्जेक्ट नॉलेज अबाउट फंक्शंस परफॉर्म, तो जो काम वो परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज या उसके उसके पास वो वाले डिप्लोमा या सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक हेड के पास होना ज़रूरी होती हैं। टेक्निकल, पिक्यूलियर नॉलेज ऑन फंक्शंस, तो एचआर को हेड करने के लिए इट्स मैंडेटरी टू हैव technicality, technical knowledge to perform their duties. Experience arising from work proper, अदर अदर के अंदर जो है इसके अलावा जो बाकी ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक एचआर मैनेजर के अंदर। अलर्ट, मेंटली कॉम्पिटेंट टू टेक क्विक डिसीजन। अब ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर मैनेजर की बनती है तो वो सब ऑर्डिनेट के स्पुर्द कर दे कि यार ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग जो है वो आपने जो एचआर मैनेजर है उसने डिसीजन मेकिंग क्विक करनी होती है, जल्द अज जल्दी। ये नहीं है कि अभी जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको लेके वो क्या है एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करता रहे और सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाए बाद में, ठीक है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, पेशेंस, गुड लीडर, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए और कर्टियस, वेल मैनर्ड होना चाहिए, दूसरों के ऊपर मेहरबानी करने वाला होना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट्स एचआरएम, जो हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो इकोनॉमिक हो सकता है, लीगल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है या सोशियो कल्चरल हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डायरेक्टली एचआरएम को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहला तो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा लीगल, तीसरा टेक्निकल इन्वायरमेंट और चौथा है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की तो उसमें पॉपुलेशन एंड वर्कफोर्स, जितनी राइट साइज ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए उतने ही डिप्लॉय करने हैं, ज़्यादा करेंगे तो बर्डन ज़्यादा होगा एचआरएम पे। वर्कफोर्स मार्केट कंडीशन, तो आपने उनको किस तरह से पे ऑफ करना है, किस तरह से रेमुनरेट करना है। नेशनल इनकम सैलरी स्ट्रक्चर, तो जितना बेसिक पे है उतनी आप उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड सेकेंडली लीगल इन्वायरमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, ठीक है। मेल और फीमेल के अंदर जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉय मस्ट बिलोंग टू जो आपके एससी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो उसमें आपने जो जहाँ पे आपके ऐसे वर्क फोर्स या ऐसे एम्प्लॉय चल सकते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, मजदूर हैं, ठीक है, उनको भी अपनी वर्क फोर्स का हिस्सा बनाना है। सेफ्टी वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी अब ऐसा नहीं हो कि वही जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को काम दे रहे हैं तो वो नॉट फिट फॉर या नॉट फिजिबल है। वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे बंदा काम ही ना कर सके, ठीक है। एक सेफ या हेल्दी जो वर्किंग इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करना जो डायरेक्टली एचआरएम को इफेक्ट करेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिस तरह से ये अब हम कह लें कि आईटी को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपन डोर पॉलिसी, कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओपन डोर कि अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपरली होना चाहिए वो। ओपन डोर पॉलिसीज कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ये नहीं है कि आप मैनेजर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या ओपनली जो है कांटेक्ट कर सकें। ग्लोबल मॉनिटरिंग, वर्चुअल ऑफिस, नो सेंट्रल प्लेस। उसके बाद सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, कि इस जॉब से जो है सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है सोशल स्टेटस ऑफ द जॉब,
कि इस जॉब को सोशली जो है हमारे माशरे में अच्छा समझा जाता है, ये नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं चीज़ें एचआरएम को। अथॉरिटी स्ट्रक्चर, वर्कफोर्स मोबिलिटी एंड रोल ऑफ लेबर यूनियंस। उसके बाद बेटा ये कुछ चीज़ें आती हैं, फ्यूचर ऑफ एचआरएम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। तो इन फ्यूचर जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है इसको एचआरएम को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं, उनमें इंक्रीजिंग साइज ऑफ वर्कफोर्स एंड सेकेंडली कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट चीज़ें देख लेते हैं, वर्क फोर्स डिमांड फॉर इक्वल पे, जेंडर इन इक्वालिटी, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं एचआरएम को। एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस और पर्सनल फंक्शंस जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं इमर्जिंग इश्यूज हैं किसके अंदर, एचआरएम के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद प्लानिंग। एचआर प्लानिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू गिजलर, मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स फोरकास्टिंग, डेवलपिंग, implementing and controlling by which a firm ensure that it has the right numbers of people and right kinds of people at the right place at the right time, doing work for which they are economically most useful। तो आपने ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना है एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, एट द राइट रेमुनरेशन। ठीक है, विद राइट स्किल। एक बंदा जो है, जैसे हमने पहले एग्जांपल कोट की है, अकाउंट्स का बंदा है, तो आपने उसको एडमन के अंदर नहीं लगा देना है। तो जब ज़रूरत है तब, और जितने पैसों में या जितनी सैलरी के एवज आपने लगाना है, तो ये सारा का सारा जो है एचआर प्लानिंग के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या है इसके एचआर प्लानिंग के? फोरकास्ट पर्सोनल रिक्वायरमेंट, आपने फोरकास्ट करना, जैसे आप अंदाजा तखमीना लगाते हैं पहले। ठीक है, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये मैं बंदा लगाऊंगा तो मुझे कितना बेनिफिट होगा इसका। यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली, तो आपने अभी देखना है कि इस बंदे की ज़रूरत है या नहीं है। तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करने से पहले उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो आप एग्जिस्टिंग मैन पावर को देखते हुए डिसाइड करेंगे या डिसीजन मेकिंग करेंगे। कॉप विद चेंजेस, ट्रेनिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। उसके बाद प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स, आपने जो है कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो भी लेने हैं। प्रमोट एम्प्लॉयज इन सिस्टमेटिक मैनर्स, तो ये नहीं है कि सारे के सारे एक ही साल में जो है प्रमोट कर दें। ठीक है, तो ग्रेजुअली आपने अप्रेजल करनी होती है, अप्रेजल के बाद ही आप उनको अकॉर्डिंगली प्रमोट करते हैं। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम टू असिस्ट प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, गुड डील्स, टू सेस कॉस्ट ऑफ मैन पावर। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो रेजरवायर ऑफ टैलेंट, रेजरवायर होता है जखीरे को बोलते हैं। ठीक है, रिटेन स्किल पीपल्स, तो जो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं उनको आपने जो है वो फायर करना है या ड्रॉप डाउन कर देना है, और जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको आपने रिटेन कर लेना है। उसके बाद प्रिपेयर पीपल्स फॉर फ्यूचर, तो आपने आने वाले वक्त के लिए अपनी वर्क फोर्स को तैयार रखना है। एक्सपैंड आर कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस तरह से डाउन साइजिंग करनी है या अप साइजिंग करनी है, तो उसी तरह से आपने अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेने हैं। कट कॉस्ट एचआर बजट, तो किस तरह से जो है आपने बजट को सामने रखते हुए वर्क फोर्स को मजीद इंक्रीज करना है या डिक्लाइन करना है। सेशन प्लानिंग स्टार्स आर पिकिंग फॉर सेलिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये एक एक कह लें कि फ्लो डायग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो सारे इंटरलिंक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आती है इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज गैप, और साथ में लास्ट में आपके पास आता है एक्शन प्लान फॉर ब्रिजिंग गैप। फोरकास्ट ह्यूमन नीड्स, तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करें तो इसमें जो है फोरकास्ट ह्यूमन नीड्स कि आपको ज़रूरत है भी या नहीं है। फोरकास्ट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो कितनी मिकदार के अंदर आपको लोग वहाँ पे चाहिए होंगे, वर्क फोर्स चाहिए होगी। तो सर्प्लो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन गैप्स, तो इसमें आपने देखना है सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये दोनों चीज़ें के लोग ज़्यादा हैं या कम हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद एच आर जो है एच आर प्रोसेस या ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस,
इसमें सबसे पहले डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर एचआर प्रोसेस। सबसे पहले आपको इसका मेन मकसद पता होना चाहिए। उसके बाद एस्टिमेटिंग फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। मैन पावर ऑडिट। मैन पावर ऑडिट से मुराद के एक बंदा जो है एक काम किस हद तक या कितना काम कर सकता है, उसी लिहाज से आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वहाँ पे लगाने हैं। जॉब एनालिसिस करना है और डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लान, और ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो है वो डेवलप करना है। ठीक है, ये उसी के बारे में आगे जो है मजीद जो की गई है यहाँ पे चलें डिटेल वर्जन है उसी चीज़ का। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव में कौन सी फिटिंग एम्प्लॉइज एबिलिटी टू इंटरप्राइज रिक्वायरमेंट। उसके बाद एस्टिमेटिंग फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैन पावर ऑडिट के अंदर जो है पर्सनल फैक्टर्स आते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स आती हैं, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स आते हैं, एंड दूसरे ऐड इन्फ्लेशन या सैलरी ग्रेड, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स या कैरियर प्लान, अप्रेजल डेटा या टेस्ट रिजल्ट। जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शंस आती हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब समरी हो गई, ड्यूटी परफॉर्म जो करनी है एम्प्लॉयज ने वो, मशीन टूल्स मटेरियल और वर्किंग कंडीशंस। स्पेसिफिकेशंस के अंदर व्हाट टाइप ऑफ पर्सन टू बी रिक्रूट एंड फॉर व्हाट क्वालिटीज दैट पर्सन शुड बी टेस्टेड। तो जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर कौन कौन सी एक बंदे के अंदर होनी चाहिए, क्या लेके ट्रेड्स होने चाहिए, खसूसियात होनी चाहिए जो हम यहाँ पे इस जॉब पे लगाएंगे बंदा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। रिक्रूटमेंट किस तरह से होनी है। अकॉर्डिंग टू एडवन बी फिलिपो डिफाइंड रिक्रूटमेंट एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization। तो ये देख लें जी, फ्लो डायग्राम बनी हुई है इसकी। सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप जो है करेंगे स्टेज वन, डिफाइन रिक्वायरमेंट। मुझे कौन सा बंदा चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में बंदा चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जिसको जेडीज बोलते हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा कि मेरे पास इस क्वालिफिकेशन का बंदा मुझे चाहिए मेरे इस डिपार्टमेंट के अंदर, जो फला फला डिप्लोमा या फला फला डिग्री होनी चाहिए। स्टेज टू के अंदर जो है अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज। तो मैं वो जो है जेडीज या जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन जो है उसको पुट कर दूंगा इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लोगों के पास जॉब एडवर्टीजमेंट होगी। ठीक है। स्टेज थ्री के अंदर जो है मैं सिलेक्शन का प्रोसीजर करूंगा, जिसके अंदर जो है जॉब इंटरव्यू या जॉब टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, कंपनी पे पैकेज। ठीक है, राइट बंदा तो आपने चूज कर लिया लेकिन आप प्रॉपरली निगोशिएट नहीं कर सके या आप थोड़ी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, तो इंटरनल फैक्टर जो है ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को इंटरनली जो है, या इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स में जो पे पैकेज होगा वो इन्फ्लुएंस कर सकता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, उसमें आता है आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है जी। QWL ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और उसके बाद आता है करियर प्लानिंग, कंपनी साइज। ठीक है, एक छोटी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है। उसके बाद करियर प्लानिंग कि मैं यहाँ पे अपना जॉब यहाँ पे अगर स्टार्ट करता हूँ तो मेरे करियर को लेके ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, कंपनी ग्रोथ रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है कंपनी की। ठीक है। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लेबर मार्केट कंडीशंस क्या हैं, रिजर्वेशंस फॉर SC एंड ST, और इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी। उसके बाद अगली चीज़ आती है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज यानी कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को खुद रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब आप किसी थर्ड पार्टी को जो है वो कर रहे हैं इन्वॉल्व इसके अंदर, या आप थर्ड पार्टी को या किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को ये टास्क परफॉर्म जो असाइन कर रहे हैं कि जी वो परफॉर्म करे आपके बिहाफ के ऊपर, जिस तरह से मोस्टली बैंक्स वगैरह करते हैं। ठीक है। और दूसरी जो बड़ी कह लेंगे जिनके पास ये वाला डिपार्टमेंट मौजूद नहीं होता है। और उसके बाद थर्ड वन जो होता है मॉडरेट टेक्निक या वॉकिंग, जहाँ पे डिफरेंट सेमिनार वगैरह या कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, तो वहीं पे जो है
वॉक इन इंटरव्यूज हो जाते हैं उनके। ठीक है, अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करें, ट्रांसफर जॉब रोटेशन, शिफ्टिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, प्रमोशन के आप लोअर लेवल से या लोअर टीयर से अपर टीयर के ऊपर जो है ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ रेफरल्स, रिकमेंडेशंस फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयज़, या अगर कोई बंदा वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसका आप उसको कर देते हैं कि यार अगर कोई यहाँ पे सीट खाली है तो अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसको आप रेफर करें। एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट, अनसोलिसिटेड अनसोलिसाइटेड एप्लीकेशंस, मतलब आप जो है डायरेक्ट ओपनली जो लोगों से है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से आप वहाँ पे एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं। मीडिया एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर, या आप जो है न्यूज़ लेटर के थ्रू लोगों को जो है पावर करवाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डाटा बैंक्स जिनको बोलते हैं थर्ड पार्टी जो मैंने दिया, कैंपस रिक्रूटमेंट या रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेते हैं कि मुझे इतने बंदे इस स्किल्स के चाहिए, तो वो अपने बिहाफ के ऊपर जो उसकी टीम होती है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। कंसल्टिंग इनकरेज द अप्रोच पर्सनली, ठीक है, जैसे वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह या सेमिनार्स वगैरह के अंदर जो है हेड हंटिंग, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्च सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइस कंपनीज टू फिल द पोजीशन, ठीक है। बॉडी शॉपिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डेवलप पूल्स ऑफ एचआर, बिजनेस अलायंस, एक्विजिशन, मर्जर, शेयर एचआर, ठीक है जी। उसके बाद एडवांटेज या डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है, इंटरनल के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक्सटर्नल के क्या हैं, और एक्सटर्नल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सिलेक्शन चूज, तो आपने जितना भी पूल क्रिएट किया हुआ है, जितने भी लोग या आपके पास एप्लीकेशन आई हुई हैं, उनमें से आपने बेस्ट चॉइस ऑन व्हाट बेसिस, किस लिहाज से या किस क्राइटेरिया के थ्रू आपने राइट पर्सन का इंतखाब करना है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल हु इज रेलिवेंट क्वालिफिकेशन टू फिल जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने राइट पर्सन की सिलेक्शन कैसे करनी है। बेसिक पर्पस इज टू चूज द इंडिविजुअल who can most successfully perform the job from the pool sections of qualified candidates, तो जो पास कर ले, जिस तरह से आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो टेस्ट तो बंदा तुक्के शुक्के लगा के कर ही लेता है, ठीक है। जब वन टू वन या कह लें कि फेस टू फेस जब इंटरेक्शन होना है, अकेले अकेले बंदे का इंटरव्यू करना है, तो उस वक्त जो है मोर प्रिसाइजली आप इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं कि कौन सा बेस्ट रिसोर्स है आपकी इस स्टिपुलेटेड जॉब के लिए राइट पर्सन की सिलेक्शन में, ठीक है। सिलेक्शन स्टेप, सबसे पहले आप रिसेप्शन, अ कंपनी क्रिएट फेवरेबल इंप्रेशन फ्रॉम स्टेज ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है उनको रिसीव इस्तकबालिया या जहाँ से आपने उनकी एप्लीकेशन रिसीव की है, नंबर दो स्क्रीनिंग इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू या जिसको आप बोलते हैं इनिशियल इंटरव्यू, प्री preliminary interview cuts the cost, allow only eligible candidate to go through the further stage। अब इंटरव्यू करना हर बंदे को 15-20 मिनट या आधे घंटे का इंटरव्यू करना, अब आपको 10 बंदे चाहिए और आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनी, 100, तो 100 में ये आपके लिए फिजिबल नहीं है कि 100 बंदे का इनिशियली जो है आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें, तो उसमें से आप इनिशियल इंटरव्यू जो है कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्क्रूटनी करेंगे, तो उसके बाद जो बेस्ट फिट होंगे उनके जो सिलेक्ट कर लेंगे और उनका ही इंटरव्यू करेंगे। एप्लीकेशन ब्लैंक, ब्रीफ हिस्ट्री शीट्स ऑफ एम्प्लॉय बैकग्राउंड, तो जिस तरह से आप सीवी के अंदर जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐड करते हैं, उसी तरह से आपने वहाँ से ब्रीफ हिस्ट्री लेनी होती है एम्प्लॉय के बैकग्राउंड के। सिलेक्शन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, अचीवमेंट्स, सिमुलेशन टेस्ट, असेसमेंट सेंटर, उसके बाद जो है आपने उनका जो है प्रॉपर टेस्ट देना है, एक सिनेरियो बेस्ड जो है वो चीज़ उनके सामने रख देनी है, ठीक है। सिलेक्शन इंटरव्यू, ओरल एग्जामिनेशन, सामने बैठ के जो है इन वन टू वन जो है उनके साथ आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, मोस्टली जो है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ही आप वहाँ पे तो मेडिकल वगैरह जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करते हैं, तो रिवील फिजिकल फिटनेस के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय जो है डिजीज या ऐसी कोई बीमारी का हामिल बंदा नहीं रखना जो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सके, या जो कह लें कि जिसको बोलते हैं
जिस तरह से आजकल चल रहा है कि जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक वाला पेशेंट जो है उसको आइसोलेट करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा बंदा नहीं है जो आपने रिक्रूट करना है जो दूसरों की जो है मेडिकल हेल्थ के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन सके। रेफरेंस चेक, पर्सनल डिपार्टमेंट चेक, एप्लीकेंट्स प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस थ्रू द रेफरेंस गिवन। तो फिर उसको जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं जहाँ पे उसने प्रीवियसली जॉब की है, आपने उसको जो है क्रॉस कांटेक्ट करके वहाँ से भी वेरीफाई करना होता है कि ये बंदा आपके पास काम करता है। हायरिंग डिसीजन, तो आपने हायरिंग डिसीजन के अंदर अगर तो सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो राइट पर्सन को आपने एक्सेप्ट कर लेना या रिजेक्ट कर देना। ठीक है जी। सिलेक्शन टेस्ट ये वही वाले जो हमने पीछे पढ़े हैं अभी। ठीक है जी। उसमें आप इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट हो सकते हैं, सिमुलेशन टेस्ट हो सकते हैं, असेसमेंट सेंटर्स। ठीक है जी। इंटीग्रिटी टेस्ट के बंदा झूठ बोलता है या नहीं बोलता है। ठीक है जी। ठीक है, जैसे साइक वगैरह के टेस्ट होते हैं, जो साइकाइट्रिस्ट बैठे होते हैं। ठीक है जी। साइकाइट्रिस्ट उनको जो कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी। पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद ग्राफोलॉजी टेस्ट भी होते हैं टू एग्जामिन लाइन, ट्रेंड, कर्व्स, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, फ्लरिशियस पर्सन, हार्ड वर्किंग, हैंड राइटिंग एंड इमोशनल मेकअप। ठीक है, आपको कुछ सेंटेंसेस वगैरह दिए जाते हैं, ये भी समथिंग रिलेटेड टू साइड टेस्ट होते हैं, तो ये कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं।